Good morning, class. Morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, Good bro. morning, Good morning, sir. dear. Harish, भाई good morning एक साथ सबको. चलो. सभी लोग ठीक है? All are fine? Yes, sir. अच्छा. अभी कल नोटिफिकेशन आया था जो बताया था आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वाला. ठीक है, उसको एक बार देख लेना. ठीक है, उसमें एक चीज ये है कि अंदर ने मुझसे पूछा था इससे उसमें ग्रेजुएट भर सकते हैं. बेसिकली उसमें ग्रेजुएट नहीं भर सकते, वो अंडर ग्रेजुएट भर सकते हैं. ठीक है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आया था. ठीक है, तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में कल मैंने नोटिफिकेशन बनाया था, देख लेना आप लोग. ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा होगा. ठीक है, आप देख लेना तो मिल जाएगा आपको. तो देख लेना एक बार नोटिफिकेशन. ठीक है, और फॉर्म जरूर फिल करना ना. ठीक है, जो ग्रेजुएशन जैसे यशिका ग्रेजुएशन कर रही है तो भर सकते हो आप लोग. ठीक है ना, तो आप देख लीजिए, अच्छा चांस है तो जरूर फिल करिएगा. ठीक है, चलो क्लास. लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिकली पढ़ाया था ब्लड के बारे में. ब्लड का एक पार्ट हमने फिनिश कर दिया था. जनरली जो हमारे होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लिम्फ, इनके बारे में इनके क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, कहाँ ये बनते हैं, कहाँ पे इनकी डेथ होती है, क्या इनका लाइफ स्पैन होता है, क्या इनका बेसिक फंक्शन होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. और हमने लास्ट में जो लेक्चर छोड़ा था वो आपको बताया था जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के बारे में बेसिकली पढ़ा था. हार्ट के बारे में बेसिकली ये चीज पढ़ी थी कि हार्ट क्या होता है, पंपिंग करता है हमारी ब्लड की. ठीक है, जितना भी पंपिंग ऑफ ब्लड होता है उसी से क्या होता है, बेसिकली हम लोग सांस लेने में क्या होती है, आपके रेस्पिरेशन करने में हेल्पफुल होता है. तो ये सब चीज जितना भी है ये सब आपके सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह या हार्ट बीट्स वगैरह होती हैं. ठीक है, ये सब फंक्शन किसका होता है, ये सब फंक्शन आपके हार्ट का होता है. जल्दी आज हम हार्ट का डायग्राम भी देखेंगे और डायग्राम के साथ की जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में, वो कैसे बॉडी में सर्कुलेशन होता है और कैसे जो ब्लड हमारे लंग्स तक जाता है, लंग्स उसको कैसे प्यूरिफाई करता है या उसका शुद्धिकरण कैसे करता है, या जितने भी ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको कैसे रिमूव करता है और प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी करती है. मतलब कैसे किस किस पार्ट से आपका ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है, लंग्स कैसे प्यूरिफाई करता है, ये आज के लेक्चर में बेसिकली जानेंगे. फिर उसको कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है. ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसे बताया जाता है, ए कैसा होता है, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव क्या होता है, ओ पॉजिटिव क्या होता है, ये सब देखेंगे. फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ ब्लड हम लोग थोड़ा सा स्विच करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डील करेंगे. क्लासिफिकेशन में हम लोग वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे. मतलब क्लासिफिकेशन होता है कि किसने हिस्ट्री दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने क्या क्या थ्योरी दी उसके बेसिस पे आएगा. तो ये सब चीजें बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हार्ट में. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि देखो हार्ट में ये पार्ट्स होते हैं. आज उसी से हम कंटिन्यू करेंगे. पहले मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, समझने पे ध्यान देना, क्योंकि आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी थी. आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है. दैट्स व्हाट्स द बेसिक फंक्शंस. क्या क्या होते हैं बेसिक फंक्शंस, वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे. उसी का यूज करके, उसी के बेसिक कांसेप्ट्स को यूज करके, उसी के लॉजिक को यूज करके वी हैव टू मेक अ डायग्राम. हम डायग्राम देखेंगे और कैसे ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी में हार्ट के किस पार्ट से कैसे कैसे होती है उसको हम बेसिकली जानेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. देखो, तो देखते हैं. सबसे पहले देखो, आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीजें बताई थी. देखो यहाँ पे देखना, समझना सबसे पहले. ठीक है, जैसे कृष्णा इंजीनियरिंग मैं आपको ये बता रहा था कि जो बेसिकली ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट इसको नहीं फिल कर सकते. दोज आर अंडर ग्रेजुएट, देखिए दे अप्लाई फॉर दैट फॉर्म. और ये हाँ इसलिए लास्ट में आपको पूछे थे सर, इसलिए हाँ मैंने आपको लास्ट मैंने में वो कंप्लीट देखा, किया. मैंने एक्चुअली में सब देखा. और जो कल वो बच्चे का डाउट था ना कि नागपुर से हम डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, तो नागपुर से आप दोनों लैंग्वेज में डाल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश. और जो फाइनल ईयर है वो भी डाल सकते हैं. ग्रेजुएट में फाइनल ईयर है, और हो जाने के बाद नहीं डाल सकते. ग्रेजुएट हाँ के वो फाइनल ईयर डाल सकते हाँ हैं. फाइनल ईयर डाल सकता है आपका. हाँ, ग्रेजुएट का मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, क्योंकि अगर आप भर भी दोगे इन द दिन तो आप पकड़े जाओगे. सर आपका याद है सर एक कैक का फॉर्म के बारे में आप बोले थे, कैक के लिए कैग का. हाँ, वो हाँ. कैग का भी जो नोटिफिकेशन था ना, एक्चुअली में वो जो फॉर्म आया था ना कैग का, वो हाँ. अमेंडमेंट के लिए आया था. मतलब दोज हु आर द हाँ. सीनियर रेसिडेंट, मतलब मैंने पूरा कंफर्म करा तो कोई फॉर्म नहीं हाँ. निकला था. वो असल में आएगा, लेकिन फॉर्म उसकी वैकेंसीज आनी है. मतलब कि तो वो फॉर्म ये था. तो फिर मैं फिल कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं हाँ हाँ अमेंडमेंट के लिए था, इसलिए नहीं फिल किए थे.
नहीं नहीं, वो असल में क्या हुआ था मैं बताता हूँ, उसका फैम तक क्या था, कमेंट मांग रहा था सर कुछ। हाँ वो असल में क्या था कि दो जो सीनियर मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट में इसमें काम करते हैं, वो उनके लिए था कि अगर वो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा कैट का, अगर उसमें वो चेंजेस चाहते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस चाहते हैं, या एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेनी चाहिए, मतलब उसके अंदर जो भी फॉर्म की डिटेल बना रहे थे, वो उन सीनियर रेसिडेंट के लिए बेसिस पे था वो फॉर्म जो निकलाया गया था। हाँ, अभी लेकिन सर। इसकी वैकेंसीज आएगी कैट की, आपकी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की वैकेंसी अभी आनी आएंगी, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आगे सीजीएल के साथ मार्च तो नहीं होगा ना ना वैकेंसी? ना सीजल के साथ मार्च नहीं अलग से होगा ना? हाँ, अलग ही से होगा, अभी तक तो ये इतना ही है, ठीक है। सीजल की सीजीएल शायद छूट गया इसलिए वो वैकेंसी, पूछ रहा हूँ। आई थिंक सीजल की वैकेंसी 7,000 कुछ करके डिक्लेयर्ड हुई है कल। मेरा तो छूट गया सर सीजीएल। फॉर्म नहीं भर पाए थे? नहीं सर। अरे यार, कोई नहीं, सीएचएसएल डाला था ना, हाँ, सीएचएसएल सीजीएल। पे कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। सीएचएसएल पे कंसंट्रेट कर लोगे तो हो जाएगा क्लियर, ओके। हाँ। अब कल जैसे कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स पढ़ लेना, किसको किसको दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार आपके नोवाक जोकोविच ने जीता, मतलब वो सब क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे मोटेरा स्टेडियम मैंने बताया, मोटेरा स्टेडियम बताया था, मोटेरा स्टेडियम नाम चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। पहले सर सरदार वल्लभ भाई, हाँ एक बात पूछना था सर, रेलवे के करंट अफेयर्स के लिए विश्वास सर ने बताया था कि सर स्पीडी करके एक बुक है, स्पीडी। हाँ स्पीडी जानता हूँ, तो स्पीडी तो बट सर वो स्पीडी हिंदी में आता है। मीडियम में आती है, हाँ, इंग्लिश में नहीं इंग्लिश आता मीडियम ना? में नहीं आती, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती। इंग्लिश में कुछ फॉलो करे या फिर आपका ही करंट अफेयर्स करके जाएगा? मेरा करंट अफेयर्स का टेंशन ना लो, चीजें होंगी। रेलवे के लिए बता दूंगा कहाँ से क्या करना, क्या पेपर पर है रेलवे का किसी को? नहीं, वो तो एनटीपीसी दे दिए फिर। और अच्छा आगे आगे जो आने वाला है आपने दिया एनटीपीसी? हाँ दिया सर। अच्छा अच्छा, कितने का रहा है? 64 किए थे, आएगा नहीं उतना पूरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आपने 50 इनिशियली to लेवल पे 55 आएगा। कोई बात नहीं, अभी आपने इनिशियली तैयारी करी है ना, कोई इशू नहीं, हाँ हाँ। अभी दो आएंगी वैकेंसी और, ठीक है, ओके। चलो फिर स्टार्ट करें क्लास, ओके। हाँ यशिका पूछो, सर 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 पूछो पूछो। पूछो पूछो, क्या हुआ? अच्छा सब्जी वाले आए, माइक से नहीं बोल सकती, ओह माय गॉड। एग्जाम में चलो, सेक्शनल कट ऑफ का कुछ, आरपीएम नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा यशिका, सेक्शन कट ऑफ नहीं होगा, जो ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म है, देयर इज नो सेक्शन कट ऑफ ओवर कट सर ऑफ। आपने आरबीआई के लिए बताया नहीं, करंट अफेयर। आरबीआई ग्रेड बी हम्म। बता दूंगा मैं, आजकल में मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल। ये हाँ सर बैंकिंग वाला कैसे पढ़े, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बैंकिंग मत पढ़ो, मैंने कितना बोला कि अक्टूबर से लेके नवंबर, अक्टूबर से लेके अभी तक की करंट अफेयर्स पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से, बस बैंकिंग वैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा लेकिन जहाँ सर ओवरऑल। बैंकिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तब करना बैंकिंग, हाँ पूछो पूछो पूछो। ओवरऑल क्या, क्या हो गया? सर ओवर अच्छा मुझसे ही कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ हाँ ओवरऑल जैसे बैंकिंग बैंकिंग के लिए कैसे पढ़े। मैं पढ़ाऊंगा ना बैंकिंग, अभी रुक जाओ, अभी आने दो, अभी करंट जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही है ना, क्योंकि उसी में मुझसे सब मेरे सर के ऊपर से जाता है बैंकिंग का कोई भी करंट कोई बात अफेयर। नहीं, सर से ऊपर नहीं जाने देंगे ना। अभी एक भी दो तीन क्लासें लगी है, 3-4 क्लास अभी लग जाने दो, आपको समझ में आएगा। सर आरबीआई का पेपर है तो इको का ज्यादा होगा। नहीं जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स और सारे बैंकिंग करंट बैठे। अफेयर्स। सर जैसे हाँ एक करंट क्वेश्चन बता करंट दीजिए, एक दो अफेयर, जैसे कैसे। जैसे कैसे देखो, अब जैसे करंट अफेयर्स में जैसे ये आ जाएगा कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ठीक है। ऐसे ही वाले आएंगे। हाँ ऐसे क्वेश्चन, और बैंकिंग में क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, जो बैंक अभी बनाई गई है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, उसके लिए कमेटी कौन सी बनाई गई है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आरबीआई, जैसे आरबीआई में रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, ये आएगा। और बैंकिंग कोई भी, जितने भी बैंक्स होते हैं ना, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स होते हैं, वो कोई भी ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे पोर्टल बनाया, जैसे मान लीजिए इन्फिनाइट ऐप किसकी बनाई गई, किस बैंक की है। तो जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस है, जितना भी बैंकिंग करंट अफेयर्स है, वो सब पीछे उसमें जाता जाता है। बजट से क्वेश्चन बनेगा, जैसे इस तरीके से कौन से क्वेश्चन बनेगा, ओके। सर ये बजट सब सर ये करंट अफेयर्स बनेगा कहाँ ना। से मिलेंगे? और क्या, बजट में कितना पैसा किसके लिए एलोकेट करा गया, किसके लिए सबसे ज्यादा लगाया गया,
क्या ठीक है, स्कीम आ रही है ये सब क्या ना। स्कीम्स आ रही, किससे रिलेटेड स्कीम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं बैंकिंग में। अब जैसे करंट में जो स्टेट स्कीम्स बना रहा है ना, ये स्कीम किस स्टेट ने बनाई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ऑस्ट्रेलिया पे किसने जीता, नोबेल प्राइज किसने जीते, सबमिट्स होती है, कहाँ कहाँ सबमिट्स हो रही है, यही सब जो बैंकिंग आता है सिंपल सी चीज है करंट अफेयर्स में। ये बुक किसने लिखी, ये बुक किससे रिलेटेड है, ये सब चीज। और बैंकिंग बहुत कम आता है, और स्ट्रैटेजी के भी थोड़ा किससे बहुत है। रिलेटेड है वो भी पूछते हैं। हाँ, ये किससे रिलेटेड है, ये किसने लॉन्च करी, या ये पोर्टल बनाया है, लॉन्च लॉन्च किसने करी है किताब, ऐसे लॉन्च भी पूछते हैं। हाँ यही तो है। अरे ऑथर पूछो ना, लॉन्च क्या याद रखे अब। अरे नहीं, लॉन्च पूछ लेते हैं अभी। लॉन्च असल में पोर्टल वगैरह पूछता है ज्यादा, किताब वताब नहीं पूछता। वही तो, किताब का लॉन्च तो फिर ऐसे तो कई लोग करते रहते हैं। क्या बताएं, यही तो दिक्कत है। रोज तो करंट अफेयर्स का कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है ना, यही तो दिक्कत है सब्जेक्ट की। डोंट वरी, जो आपको डेली डेली करंट अफेयर्स मिल रहा है उतना पढ़ते रहो, उतना बहुत है अभी के लिए। सर कितने अटेम्प्ट करें फिर एग्जाम में? मतलब एक तो आपने कहा एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो आप करो वो सही होनी चाहिए। 120 में है। हाँ सर, 30-30 है ना 4 सेक्शन के। अगर सिलेक्शन चाहते हो ना तो 95 तक, 90 से 95 क्वेश्चन चाहिए करने की कोशिश करो। कितनी वैकेंसीज है इसमें? नहीं, वैकेंसीज ज्यादा है। हाँ ऐसे 90 टू 95। 840 वैकेंसीज है। तुम्हें तो स्टेट डालना पड़ेगा ना, एक स्टेट से डालोगे ना तो डिवाइड हो जाएंगी। हाँ स्टेट में शायद 80 समथिंग या हाँ तो मान के चलो 90 के अप्रॉक्स जाएगा, बताओ वैकेंसीज। ठीक है, 90 95 के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा पूरा जाके, तब जाके होगा ऐसे। और 100 प्लस होगा तो पूरे पूरे चांसेस होंगे। हाँ सर, और ये एग्जाम तो सीएचएसएल के पास ही है, 9-10 को ये और 11-12 को शायद सीएचएसएल है। 12 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपका सीएचएसएल पड़ेगा, 12 को नहीं पड़ जाएगा। सर इनके एडमिट कार्ड का कैसे पता चलेगा? पता चले आ गए और नहीं, मैं बता दूंगा ना कब आएगा, जब एडमिट कार्ड बता दूंगा, स्टेटस कब आएगा, कहाँ पे स्टेटस है, कितना क्या देख लेना आप, टेंशन ना लो। अभी यार जुनेद, वैसे सीएचएसएल को था, लेकिन सीएचएसएल का भी कुछ ऐसा आया नहीं है। एक्चुअली में सीएचएसएल का एग्जाम रेलवे के साथ क्लैश करेगा शायद, ग्रुप डी के साथ, तो हो सकता है, लेकिन अभी कुछ आया नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बता देंगे अभी आपको। जो है ना 15 दिन पहले स्टेटस पता चल जाएगा आपका, 15 नहीं कह सकते हैं, 7-8 दिन पहले स्टेटस पता चल जाएगा। आपके एनआर रीजन में डाल के अब अपना नाम, अपने फादर्स का नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ में डाल देना। ठीक है, यू गेट द स्टेटस, आपका कहाँ किस डेट पे एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है और किस जगह एग्जाम, मतलब कौन सी सिटी में एग्जाम है, ये नहीं बताया जाएगा किस सिटी में एग्जाम। आपका नोएडा सेक्टर 62 पड़ेगा, देख लेना। दिल्ली डाल सर मेरे को बता रहे हो आप? हाँ, सेक्टर 62 पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम पड़ेगा वो 18-19 में शायद, मे बी। हाँ सर, इतना तो मिल जाए, बिकॉज बैंकिंग का, बैंक आरबीआई बैंक है और एसएससी उसका अलग सिलेबस है, तो दोनों का फिर उसका पहले बैंक में बैंक का पढ़ना पड़ेगा, फिर एसएससी का। मोस्ट प्रोबेबली यही मिलेगा आपको। चलो फिर स्टार्ट करें लेक्चर। यस सर। सर रीजनिंग और इंग्लिश तो हो रही है, मैथ्स और करंट अफेयर्स का क्या करूं? करंट अफेयर्स तो मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या, जो अक्टूबर नवंबर से लेकर अभी तक जितना भी हो रहा है ना, ये सब चीजें, यही सब चीजें ज्यादा कुछ सर मैथ्स में भी इसमें मैं पकड़ लूंगा। कि देखो इसमें मैं पकड़ लूंगा आपके, इसमें जो है ना ये वाला जो जीए वाला क्वेश्चन है सीएचएसएल, ये मेरी गारंटी है कि सीएचएसएल और सीजीएल का पेपर खराब नहीं होने देगा आपको। जीए वाला क्वेश्चन, उसकी मेरी गारंटी है। आईबी का मैं नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि आईबी का बहुत जल्दी हुआ रिक्रूटमेंट, पता भी नहीं चला कब क्या हुआ, और मुझे भी 1 ही महीना हुआ शायद पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों को, पता हुआ भी नहीं। 1 महीने के अंदर तो मैं झाड़ू जादू की छड़ी चला के तो नहीं समझा सकता सबको। सर करंट अफेयर्स भी कर ले और साइंस भी कर रहे हैं तो वो भी माइंड में बैठ जाएगा। साइंस नहीं आएगी, साइंस इसमें नहीं आएगी, ध्यान रखना बैंक में। सीएचएसएल में तो आएगी ना? हाँ सीएचएसएल में आएंगे, 3-4 क्वेश्चन बस। और सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सीजीएल का में क्या आएगी। अरे आ जाएगी, टेंशन ना लो, सब ज्योग्राफी मैं बता दूंगा। सर जैसे मोहित सर ने कहा है कि जब सीएचएसएल आएगा तो वो 300 क्वेश्चंस करवाएंगे, तो उनमें से कि बहुत क्वेश्चंस है जो लग जाएंगे, तो वही करके मैथ में फंस सकते हैं, मैथ में 100% फंस सकते हैं, मैथ में कंसेप्ट है, मैथ में हाँ कंसेप्ट है। सर खुद कहते हैं कि ये क्वेश्चन, मतलब सर कहते हैं क्वेश्चन फिक्स्ड है जो पेपर में आएंगे, तो सर ऐसा करवा देंगे, फिर उन्हीं चीजों को अच्छे से कर जाएंगे तो वो फिक्स होता है। जैसे 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पक्के आएंगे, 4 क्वेश्चन डीआई से पक्के आएंगे पेपर में, पता है मुझे, वो फिक्स होता है, वहां पे होते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश पूरी करूंगा कि ये वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन फंसे हैं आपके, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी।
ठीक है सर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में निकल जाए, बट ये है कि इतना कॉन्फिडेंस बन जाए कि अगर नेक्स्ट डे तो बस हो जाए क्लियर। मुझे भी बट ये कॉन्फिडेंस अगर आएगा ऐसा हुआ कि तो कुछ भी ना आया तो सर फिर बहुत ही लो हो जाएगा, फिर अगले पेपर देने के फिर मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा खुद को मोटिवेट करने में कि नहीं यार अरे कुछ नहीं पहला आएगा, बुरा सब गया तो कर आएगा, लो। सब आएगा, पेपर में आएगा, सब टेंशन ना लो बस, ठीक है, डोंट वरी। अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, सब आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो यार, अभी 1 महीना है आपके पास, पूरी मेहनत करो, हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको हार्ट का डायग्राम मैंने इस तरीके से बताया था। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, बॉडी आता है, ठीक है, बॉडी के बाद आपका जाता है हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है, बॉडी से ब्लड जाता है हार्ट में। यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है राइट ऑरिकल, यहाँ क्या आता है, राइट ऑरिकल आता है आपका, ठीक। राइट ऑरिकल के बाद आता है आपका, एक बार ये डायग्राम भी आप लोग बना लेना, यहाँ आता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल, दीज आर द पार्ट ऑफ हार्ट्स, ठीक है। फिर ये जाता है हमारा ब्लड जाता है हमारे लंग्स में, अभी हार्ट का डायग्राम ही मिलेगा, यहाँ पे आता है लंग्स में। फिर लंग्स के बाद जाता है आपका जो ब्लड जाता है वो जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, ए लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। फिर जाता है हमारा लेफ्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ हार्ट्स, ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस तरीके से बॉडी में ब्लड में जाता है, तो ये पूरा सर्कुलेट होता है बॉडी में, ठीक है, ब्लड। अब देखो आपको मैंने बताया कि 4 चीजें होती हैं आपकी, क्या होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक होती है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई थी, चारों आपको फंक्शन पता है, आपको यही चारों को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और किससे सर्कुलेट होता है, ये चीज होता है। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इस एरिया में जो फ्लो हो रहा है ये इम्प्योर ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और यहाँ कैसा ब्लड होता है, यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, यहाँ पे प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, ताकि आपको आसानी हो जाएगी, डिवीजन है बेसिकली, इतने रीजन में ये है, इतने रीजन में ये है। चलो अब क्या होता है, बॉडी से ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में, तो बॉडी से जब ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है तो अभी कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अगर इम्प्योर ब्लड है तो उसका मतलब ना तो ये यूज होगा और ना तो क्या होगा हमारा आपका ये यूज होगा, क्योंकि इसके 2 ही बेसिक फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये दोनों प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, या तो ये यूज होगा या तो ये यूज होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, हमेशा जब पल्मोनरी अटैच होगा वो पल्मोनरी हमेशा लंग से अटैच होगा, पल्मोनरी जो भी पार्ट होगा पल्मोनरी जिसमें आएगा इट ऑलवेज अटैच विद द लंग्स, लंग्स से या हमारे जो फेफड़े होते हैं उससे अटैच करना, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारी बॉडी से क्या जाता है, वेन से ब्लड जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वेन्स का फंक्शन क्या होता है, तो वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक ले जाने का काम करती है, या बॉडी से लंग्स तक का ले जाने का काम, मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि लंग्स क्या करेगा, इसका प्यूरिफिकेशन करेगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे वेन्स आएंगे, जो आपकी वेन्स दिखाई पड़ती है वो वेन्स यहाँ पे आती है। वेन्स कैसा ब्लड को कैरी करेंगे, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे। अभी इम्प्योर ब्लड कहाँ से जा रहा है, आपके बॉडी से आपके राइट ऑरिकल पार्ट में जा रहा है, जो कि हार्ट का एक पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे बड़ी जो वेन होती है, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, तो सबसे बड़ी वेन होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, इट्स अ नेम ऑफ द लार्जेस्ट वेन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सबसे बड़ी जो वेन होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेना कावा बोलते हैं। ये वेन कैसा ब्लड को लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है हमारे बॉडी से राइट ऑरिकल तक। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेन्स ब्लड को कहां से ले जाती है, तो आप बताओगे बॉडी से राइट ऑरिकल को। और लार्जेस्ट आर्टरी, बिल्कुल ध्रुव ने सही बताया, ऑटा जो होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जब वो आर्टरी वाला पार्ट आएगा तो मैं आर्टरी बताऊंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी होती है ट्राइकस्पिड वॉल। ये लोग आपको डायग्राम बनाना, हालांकि हार्ट से भी समझाऊंगा, यहाँ से आसानी से समझ में आता है। ये क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है। यहाँ पे क्या होती है क्लास, आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है। ये ट्राइकस्पिड वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देती। ये क्या करती है, जस्ट मेंटेन द फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपके राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक, उसको जस्ट मेंटेन करने का काम, या उसकी स्पीड को मेंटेन करने का काम, ताकि वो बैक नहीं जाए, क्योंकि अगर बैक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी चीजें, बैक जाएगी तो फिर प्यूरिफिकेशन ब्लड का नहीं हो जाएगा। जस्ट मेंटेन द फ्लो और बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड, इट्स कंट्रोल बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ये मेटालिक वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स होती है मतलब इस तरीके से वाल्व होती है, ये प्रेजेंट होती है, खुलती बंद होती है,
इस तरीके से खुलती होती, बंद होती, और इस तरीके से जब जब ब्लड नहीं जा रहा होता तो बंद रहती है, और जब ब्लड जा रहा होता है तो ब्लड के प्रेशर से खुल जाती है, और इस तरीके से ब्लड फ्लो होता है बेसिकली। जस्ट इट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ए ब्लड, इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ दैट ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब मुझे जल्दी से बताओ अभी ब्लड कैसा है, अभी भी ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। अब इम्प्योर ब्लड है तो हम तो अब यहाँ क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी का यूज करेंगे, क्योंकि पल्मोनरी मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी मींस एंटी, तो यहाँ पे किस चीज का आएगा, यहाँ पे जिस चीज का यूज होगा वो आएगा पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरीज का यूज होएगा, द यूज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होती है राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जाती है। अभी भी ब्लड कैसा है, अभी भी ब्लड इम्प्योर ब्लड है, अभी भी ब्लड हमारा इम्प्योर ब्लड है, अब वो गया हमारे लंग्स तक। अब लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का एक बेसिक फंक्शन यही होता है कि लंग्स करता है हमारे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को। जो ब्लड हमारा जा रहा है, ब्लड के अंदर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजन या ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना, यही क्या होता है, लंग्स का काम होता है। तो इसी तरीके से जब लंग्स तक ब्लड जाएगा तो ब्लड को लंग्स क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा, तो ये प्यूरिफिकेशन हो गया। अब जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया, अब ये लंग्स से जाएगा कहाँ पे, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। अब जल्दी से बताओ यहाँ क्या आएगा यशिका, जल्दी से बताओ, चारों में से क्या चीज आएगी, पल्मोनरी वेन्स आएगी, आर्टरीज आएगी, जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही बताना। और मैंने बताया था पल्मोनरी वेन्स, यस पल्मोनरी वेन्स आएगा, क्योंकि मैंने बताया था पल्मोनरी किससे अटैच रहेगा, नहीं वेन्स नहीं, पल्मोनरी वेन्स, यशिका इट्स पल्मोनरी वेन्स आएगी, यहाँ पे वेन्स नहीं आएगी, वेन्स तो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। पल्मोनरी हमेशा याद रखना, पल्मोनरी मैंने बताया किससे अटैच होती है, लंग्स से अटैच होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट पल्मोनरी इज ऑलवेज अटैच्ड विद द लंग्स, दैट इज अ मेन की पॉइंट टू रिमेंबर द डायग्राम, ओके। तो यहाँ पे आएगा पल्मोनरी वेन्स आएंगे, पीवी आएंगे, पल्मोनरी वेन्स। अब क्या होता है, अब ब्लड जाएगा राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वॉल्व्स, यहाँ पे भी क्या होती है, वॉल्व होती है इस तरीके से, ये वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड। आप लोग डायग्राम बना लेना एक बार, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि डायग्राम आ जाता है कि बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाई जाती है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाई जाती है, पल्मोनरी वेन्स किसके बीच में पाई जाती है। तो आप बता दो कि लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में पल्मोनरी वेन्स आती है। मतलब पोजीशन को देख के आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, और अब पूछा भी गया है। अब यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, जब ये टकराती है ना, ये असल में क्या होती है, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड है और ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है। ये मेटालिक वॉल्व्स होती है, ये जब आपस में टकराती है, when they strike or they collide with each other, after the कोलिजन के बाद एक साउंड प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, जिसको बोलते हो लप और डप। जो आपका दिल धक धक करता है ना, when your heart is beating like धक धक, that is not धक धक, this is love dub, it's sound produces dot called love dub। आता है ना, कभी कभी आप लोग हार्ट को ऐसा लगता है जो आपकी धक धक कर रहा होता है, लव डब। ये असल में क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड फ्लो होता है, कंट्रोलिंग फ्लो होता है ब्लड का, तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये मेटालिक की बनी होती है, आपस में टकराती है, they collide with each other, मतलब they strike with each other. After the striking of these metallic walls, it create the sound like lup or dub. Yes. मेटालिक की बनी होती है मतलब, मेटालिक मतलब इस तरीके से वॉल्व आपने देखी ना, मेटालिक इन द सेंस वो पूरा लोहा लाठ नहीं, मेटालिक मतलब एक तरीके से एक मेटालिक होती है इस तरीके से, जो कंट्रोलिंग करती है, क्योंकि मेटालिक चीज से ही आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो ना। ये तो आप पता है आपकी साउंड जो मैक्सिमम ट्रेवल करती है, जो स्पीड होती है, वो आपकी सॉलिड में होती है बेसिकली। स्ट्राइक जब सॉलिड ही होगा तभी आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटालिक मतलब छोटे छोटे, मतलब मेटालिक पूरा भी मेटल नहीं, मतलब इस तरीके से मेटालिक बहुत हल्की हल्की मेटालिक होती है। पूरे बॉडी में मेटालिक मत समझ लेना, ऐसा मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक उसका सेगमेंटेशन होता है जिससे टकराती है, टकराने से इनकी आवाज प्रोड्यूस होती है, और जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो होता है लप डप, लप डप। जो आपका दिल धक धक बोलता है वो धक धक नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लप डप। That lap dub or sound produced when these metallic walls are collide with each other after their collision, because this collision can maintain the flow of a blood from the body to the heart and to the lungs to the body। मतलब एक फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब ब्लड कैसा है, प्योर है। अब यहाँ से ब्लड कौन लेके जाएगा, यहाँ से ब्लड आपकी आर्टरी लेके जाएगी। आई थिंक घिचपिच हो गई है डायग्राम में, लेकिन अभी और डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट को समझो, ये कैसे कंसेप्ट हो रहा है, कैसे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है।
दैट इज कॉल्ड आर्टरी। अब ये कैसा ब्लड है, अब हमारे बॉडी में चला गया। अब क्या बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है, तो आप लोगों ने बताया था ओपन होता है। नहीं होता ओपन, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्योंकि ब्लड क्या होता है, बॉडी से चालू हुआ, बॉडी से चालू होने के बाद फिर से ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रेवल करके फिर बॉडी पे आया, फिर इस तरीके से बॉडी से लंग्स में गया। इस तरीके से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। दैट इज व्हाई आवर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। And some of the animals which having open circulatory system lacking of these capillaries and arteries and veins. Okay, I think it is clear to all. ये सबको क्लियर होगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आर्टरी किसके बीच में पाई जाती है, तो आप बताओगे लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी के बीच में आर्टरीज पाई जाती है। अब सबसे बड़ी आर्टरी जो मुझे ध्रुव ने बताई थी आफ्टर व्हेन आई एम आस्किंग, तो सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या होता है, सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है ऑर्टा। Aorta. Aorta is our largest name of the artery. Okay, aorta. Aorta बोलते हैं, aorta. ठीक है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। अब इसको ये तो हमने एक सिंपल सा सर्कुलेटरी सिस्टम बताया। सबसे बड़ी वेन कौन सी, वेना कावा। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, aorta। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ ले जाते हैं। या आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, तो आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, ये आपके जितना भी होता है लंग से बॉडी तक का काम ले आने का काम, और बॉडी टू द लंग्स कौन करता है, आपकी वेन्स करती है। मतलब बेसिक सा फंक्शन है, पेपर यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये डायग्राम था और यही पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अब जो डायग्राम के अंदर ये जो हिस्ट्री लिखी है, आप देखो ये कोई डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखो सबको डायग्राम दिख रहा है, देखो बिल्कुल दिल बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड हार्ट। अब यही चीज जो मैंने बताई ये डायग्राम के थ्रू बनी हुई है आपकी। ये जो चीज मैंने बताई इट इज मेड अप ऑफ डायग्राम आल्सो। ये देखो डायग्राम दिख रहा होगा। इसी तरीके से देखो इंफीरियर, यहाँ से ब्लड एंटर करता है आपका, ये देखो ब्लड यहाँ से एंटर करा, राइट एट्रियम में गया, इसको जो सेपरेट करता है सेप्टम सेपरेट करता है। सेप्टम जो होता है इसके बीच में, इसको सेपरेट करता है। ये देखो राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये बीच में इस तरीके से फ्लो हुआ, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक गया। मतलब इस तरीके से ब्लड क्या होता है आपके, देखो ये वॉल्व होती है, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से एंट्री वॉल्व। ये अब ये क्या होती है, पेरिकार्डियम मसल्स होती है जो इसके बीच में सराउंडिंग होती है। पूछ लिया जाता है पेरिकार्डियम मसल्स क्या होती हैं, ये वॉल्व होती है इसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, ये ऑर्टा हो गया। मतलब एक डायग्राम के थ्रू है जो हमने सिंपल सी चीज बताई, वो यही चीज है पूरी साइकिल। मतलब इस तरीके से ब्लड क्या होता है हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है लंग्स तक, लंग्स उसको प्यूरिफाई करता है, जितने भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कर देता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है। तो दैट इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब देखना इसी के अंदर यही चीज स्टोरी लिखी है जो मैंने आपको बताया है, ये पूरी स्टोरी वही लिखी है, ठीक है। स्टोरी हाँ सर समझ तो आ गया। आप एक बार फ्लो चार्ट बना देंगे उसका कि बॉडी फिर कौन से आर्टरी एंड फिर वैसे अगर एक साफ से बना दूं एक बार। हाँ सर चलो साफ से बना देते हैं एक बार, ठीक है। फंक्शन तो समझ में आ गया ना क्या चीज है, और यही चीजें लिखी हुई है। मुझे जो भाषा लिखी हुई है ना, ये भाषा पढ़ने का मुझे मन नहीं कर रहा था सर, मैं सोचा कंसेप्ट समझा दूं पहले आप लोगों को। कंसेप्ट ज्यादा समझने में ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बार डायग्राम में फटाफट बना दो अच्छे से। आई एम यूजिंग अ different colors to make a diagram for you so that you understand easily, ठीक है। अच्छा ये सेंड कर देगा ध्रुव, यशिका, इट इज क्लियर? नहीं सर आप ही बनाओ। हाँ सर आपको मैं डायग्राम बनाने को थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे को फ्लो चार्ट बना दो, जैसे ऊपर से लेकर लास्ट जैसे वो पूरा जैसे टर्न होता है ना पूरा सर्कुलर, वैसा बना दो एक बार कि मुझे क्लियर सामने दिख जाए। अच्छा अच्छा ओके चलो एक मिनट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है राइट एट्रियम, कागज क्यों नहीं बढ़िया चल रहा है। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ होता है लंग्स, लंग्स के बाद आता है आपकी लेफ्ट एट्रियम। क्रॉस क्रॉस क्या आप कर लो ना,
ऐसे ऐसे आप कर लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरीके से बॉडी। यहाँ पे क्या होती है, वेन्स, यहाँ होती है ट्राइकस्पिड वॉल्स, यहाँ क्या आती है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ क्या आएगा, पल्मोनरी वेन्स, यहाँ क्या आती हैं, बाइकस्पिड वॉल्स, और यहाँ क्या आएगा आपकी आर्टरी, जिसकी सबसे बड़ी होती है ऑर्टा। क्लियर? यशिका क्लियर? जल्दी से बना लो। यस सर, हाँ 1 मिनट सर। ये वो घूमने चला गया, कह रहा हूँ घूम के आ रहा सब। जल्दी से बनाओ। बॉडी बॉडी एंथनी, जब तक मैं तुमसे करंट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ। बेस्ट, अच्छा अभी जो आपके होने वाले हैं सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होने वाला है? क्या सर? सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, पता नहीं सर। क्वेश्चन पेपर में, ओह ले नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये नोट कर लो। सेकंड यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम होने वाले कर्नाटका में। क्वेश्चन है CHSL का ये। पहले कहाँ हुए थे, फर्स्ट वाले कहाँ हुए थे? पहले खेलो इंडिया के गेम्स कहाँ हुए थे? यूनिवर्सिटी गेम्स। अरे क्या बात है, सही तुक्का मारा, भुवनेश्वर में ही हुए थे। और रिया जीता किसने था सबसे ज्यादा मेडल, किस स्टेट ने जीते थे? महाराष्ट्र में जीते थे मेडल, ठीक है। हरियाणा दूसरे नंबर पे आया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होने वाले हैं आपके? कर्नाटका में, ठीक है। वंश लेह में नहीं होंगे, लेह में जितने भी आइस वाले गेम हो रहे हैं ना, लेह लद्दाख में हमेशा जितने भी बर्फ वाले गेम होंगे, आइस हॉकी और एंड ऑल, वो सब लेह लद्दाख में। सर ठीक है। कहाँ हुआ था सर? फर्स्ट भुवनेश्वर। हाँ, फर्स्ट कहाँ हुआ था सर? भुवनेश्वर, उड़ीसा, कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा का युद्ध हुआ था ना वहां पे, कलिंगा युद्ध का युद्ध 261 BC में, बिटवीन किसके टाइम पे हुआ था? Who was the ruler at that time? Ashoka. Ashoka. He belongs from which dynasty? Ashoka belongs from Maurya. क्या बात है, मौर्य, बिल्कुल सही बात है। देवनामा प्रियदर्शी जानती हो? क्या? देवनामा प्रियदर्शी के नाम से कौन फेमस था? देवनामा प्रियदर्शी बोला जाता है अशोक को। क्यों? क्यों बोला जाता है? बेसिकली जो आपके इसके टाइम पे आपके हेरोडोटस और जो इसकी दरबार में बेसिकली आए थे, उन्होंने इसको ये बोला था देवनामा प्रियदर्शी। और इन्होंने अपने रिलीजन को बेसिकली, एक तो इनका जो अपना नेचर था, क्रूरल नेचर था, क्रूरल नेचर को उनको काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर में कन्वर्ट किया था। आपको पता हो कलिंगा के युद्ध में बेसिकली सबसे ज्यादा खून खराबा और ब्लड चीजें हुई थी, तो इन्होंने बेसिकली एक सिंपल बिहेवियर को अपनाया था, इसलिए बेसिकली इनको कहा गया था। जुनेद, सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि देवनामा प्रियदर्शी किसको बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है क्या सर? ये हिस्ट्री में मुगल पीरियड जो है वो 26 से शुरू है, फिर कब तक एंड फिर सर उनके फिर वही बाबर, जहांगीर, इनके सबके सर पीरियड भी याद करने पड़ेंगे, कब से कब और तक। यही तो पीरियड में तो आता है, पीरियड में तो पूछा जाता क्या है बाबर यार सर ये तो मुगल के ही है सर, बाकी भी कितने होंगे। फिर वो गांधी जी वाला है, उसमें कितने उनके आंदोलन थे, फिर कितनी राउंड टेबल मीटिंग्स हुई। ये कैसे स्टोरी समझा देंगे, किसी दिन पकड़ के स्टोरी समझा देंगे सारी। सर स्टोरी तो समझ ली, पढ़ ली, पर सर लर्न नहीं हो रही ना वो,
समझ तो आ गया। मैंने जब मुगल का पढ़ा तो स्टोरी की तरह ही पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग था सब, बट याद कैसे होगा, उसमें तो पीरियड बिल्कुल बार बार अलग से प्रैक्टिस हाईलाइट करके, होके लिखा बार है। बार प्रैक्टिस करके एक एक चीज को एक एक दिन का टारगेट बनाओ कि आज 2 दिन में मुझे 2 दिन में हुमायूं बाबर पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, एक दिन में सब चीज मत पढ़ो, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और पढ़ के थोड़ा बहुत शेयर करो सबसे, धीरे धीरे अपने आप याद आ जाएगा। बिल्कुल याद करने का सही तरीका यही है, ठीक है। सर इतना टाइम है CHSL तक? अरे धीरे धीरे करो, मेरे को मुगल और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ दिल्ली सल्तनत कर लूं फिर अच्छे से? कर लो, मुगल भी कर लेना। मुगल में मुझे बताओ जरा, 2 कौन से ऐसे रूलर थे जिसने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? सर एक तो बाबर था सर, बाबर। और दूसरा कौन? बाबर नामा करके थी उसकी तो। दूसरा कौन सा था ये बताओ? दूसरा सर पता नहीं। अलाउद्दीन। हुमायूं। हुमायूं था अलाउद्दीन क्या? खान मुगल में पड़ा है। नहीं था। सर हुमायूं की थी क्या? जहांगीर। सर ये ऐसा एशियन हिस्ट्री कैसे याद करनी है सर? बहुत अरे टफ याद लगता करा था ये, अरे पढ़ लो भी भाई, पढ़ लो। है। एंशियंट उसकी हिस्ट्री बता में देना ट्रिक, वो बहुत ही खतरनाक नाम है ना, उसमें तो समझ ही नहीं आता है बिल्कुल कैसे याद करे सर। वो उसकी ऐसे में कि बुक्स वगैरह ज्यादा पूछी जाती हैं, जो जितनी भी क्या नाम है, गुप्ता पीरियड के टाइम में कोई तो बुक्स याद वगैरह। नहीं होती। अरे बात धीरे धीरे याद हो जाएंगी यार, करो धीरे धीरे करो, फिर बताऊंगा। अभी पढ़ लो पहले बायो, अगर ध्रुव सब तुक्का मार रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बता देंगे, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हु इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, इसके फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? जल्दी से बताओ। विलियम करके कुछ है, विलियम हार्वे। हाँ, विलियम हार्वे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जाना था कई बार कि हु इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाँ पूरा नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज अ नेम ऑफ दैट पर्सन जिसने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, जितनी ये राम कथा बताई कि यहाँ से जाता है वैसे आता है, ये सब विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था। ओके, तो उनको पता कैसे चला? कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करा, ऐसे देखा, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला ये चीजें ऐसे होती हैं। मुझे क्या पता, मैं थोड़ा था कैसे पता चला? लेकिन कैसे पता चला? मतलब किसी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है पता कैसे चलेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे पता चला, ये इतनी डिस्कवरी तो मुझे भी नहीं पता ये क्योंकि अंदर फिर हुआ क्या। जब मर जाएगा इंसान तब तो बंद हो जाएगा सर्कुलेशन। हाँ तो ये देखा गया है। ऐसे नहीं, 2 बजे मेरी क्लास नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो यार, मेरी तो नहीं है क्लास यार। सर आप लोग की कितनी क्लास होती है पर डे? मेरी हो जाती है 2-3 हो जाती है। ऐसे लाइक सबकी 2-3 ही होती है? पता है, सबका मुझे नहीं पता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबके सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। सर ओके, टेलीग्राम का वो जो टाइम टेबल है उसमें लिखा है 2 बजे जनरल स्टडीज और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। अब आपके अलावा जनरल स्टडी कौन पढ़ाता है? आई विल और उस कंफर्म टाइम इट। पे तो SSC की होती हैं, तो उस टाइम पे रीजनिंग या इंग्लिश के वो टॉपिक्स होते हैं जो SSC के मतलब बैंकिंग के नहीं होते, ओनली SSC के होते हैं। तो सर अच्छा, फिर ऐसा कौन है? मैं जरूर पूछ लूंगा मैम से, ओके सर। ठीक है। होएगा भी तो कोई बात नहीं, बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो मैं धड़ाधड़, फिर मैं बैक टू बैक रैपिड फायर खेलूंगा आप लोगों के साथ, कहीं से कुछ भी पूछूंगा। फिर रैपिड फायर खेलने के लिए तैयार हो तो बता दो, कहीं से कुछ भी मना मिलेगा। करने का ऑप्शन तो है नहीं ना सर। यस हाँ, सर, तैयार है। तैयार हो? आएगा तो है नहीं। चलो ओके।
चलो देखता हूँ मैं रैपिड फायर की एक क्लास लगवाता हूँ आप लोगों से, रैपिड फायर खेलता हूँ आप लोगों के रिया कैसे रैपिड फायर खेलेगा, तो नींद में है। साथ। खेलेगी वो भी खेलेगी। क्या मेरी आवाज ही ऐसी है? मैं ऐसी ही हूँ। वैसी। अच्छा ठीक है। चलो अब अगला क्या आता है आपका, ब्लड ग्रुप्स। देखो ब्लड ग्रुप के जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो कार्ल लैंडस्टीनर है। प्लीज इसको गलत मत करना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, वनडे टाइप के एग्जाम्स में बहुत आते हैं कि जो ब्लड ग्रुप के बारे में जिसने बताया था ना, ए बी ओ, ये सब जितने भी डी पॉजिटिव ये सब जितना भी बताया, ये सब क्या कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने बताया, वो कर लिया कॉपी में, विलियम हार्वे। गलत मत करके आना, विलियम हार्वे। ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, क्योंकि फादर्स पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप के बारे में क्या है, कुछ नहीं, देखो मैं समझाता हूँ पहले आपको ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो ब्लड ग्रुप आपके होते हैं सिंपल, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए ग्रुप, एक होता है बी, दूसरा होता है, तीसरे होते हैं ए बी, और चौथे होते हैं आपके ओ, जो सबसे विचित्र होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको पता है, ये तो ब्लड ग्रुप्स हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनाना, आपको देखो समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, 2 टर्म आती है, एक होता है एंटीजन और होता है एंटीबॉडी, 2 टर्म आती है। एंटीजन देखो क्या होता है, एंटीजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या है एंटीजन, एंटीजन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन होती है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एंटीजन प्रेजेंट होती है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होती है एंटीजन। एंटीजन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होती है। और दूसरी होती है एंटीबॉडी, जो कि हमें बाहर से लेनी पड़ती है। एंटीबॉडी बाहर से मतलब बेसिकली या प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी कह सकते हो, प्लाज्मा के अंदर या प्लेटलेट्स के अंदर इसके मौजूद होती है। एंटीजन कहाँ होती है, हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होती है। जो हमारा आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो ऊपरी सतह होती है वहां पे एंटीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपके। एंटीजन कुछ नहीं, अगर आपसे सिंपल पूछेगा तो एंटीजन क्या है, तो आपको टिक करना है एंटीजन इज प्रोटीन, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी आरबीसी की ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है एंटीजन, ठीक है। अब देखो क्लास क्या होता है, हमेशा जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसी को ब्लड दे सकता है। ये तो आपको पता होगा ना, क्योंकि सेम एंटीजन मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर एंटीजन मैच नहीं करेगा, एंटीजन डिसमैच हो जाएगा, तो चांसेस डेथ के होते हैं। कहते हैं ना कि जिसका ब्लड ग्रुप सेम है उसी को वही ब्लड ग्रुप वही ब्लड दे सकता है। या ओ जो है वो सबको दे सकता है, क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ओ क्या होता है आपका, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ जो होता है वो किसी को भी ब्लड, ओ वाला जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ सबको दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। लेकिन ए वाला ब्लड ग्रुप केवल ए को ही दे सकता है, क्योंकि सेम एंटीजन ही सेम वाले ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अगर जिसका जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे अंदर खून की कमी हो गई, ठीक है, तो मुझे या तो मैं ओ से ले लूंगा, या तो मैं ओ से ले सकता हूँ कि ओ मुझे ला के दे दे, ठीक है। बदला मैं केवल एक ही जने से ले सकता हूँ, वो है हमारा ए वाला। तो हमेशा जिसका जो एंटीजन होगा, जो जिसका ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा, ठीक है। अरे अतः तुम दे दोगे, वैसे मेरा बी है, वैसे मेरा ए, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। हाँ आप मुझे दे सकते हो अगर मेरा ए हुआ तो, ठीक है। तो मुझे ए वाला ए को दे सकता है, क्योंकि सेम एंटीजन मैच करने चाहिए। क्योंकि अगर एंटीजन सेम मैच नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैच होने चाहिए। कि कॉन्स्टिट्यूएंट मैच नहीं होंगे, मान लिया बी के कुछ और ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें सोडियम कम है या उसके अंदर कुछ आयरन कम है, कुछ चीजें, अब ए में क्या कुछ और है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट सेम वाले को दे सकता है, क्योंकि सेम एंटीजन। मतलब सीधी सी बात बोलने का मतलब ये है कि जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरा एंटीजन बी ही होगा। लेकिन उसकी एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है उल्टी। एंटीबॉडी हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, देखो हो सकता है मैं चाहूं तो ए वाले को बी वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है, जरूरी है ऐसा नहीं है, एक बार दे सकता है, कोई बात इशू नहीं है। मान ले कोई एक्सीडेंट हुआ, एंटीबॉडी हमेशा उल्टी होती है, लेकिन एंटीजन वही होता है जो जिसका ब्लड ग्रुप होता है। अब मान ले किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, मान ले किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब मान लिया वहां पे आसपास कोई नहीं है,
अब कोई बंदा वहां पे मिला, उसका बेचारे का ब्लड ग्रुप ए वाला का एक्सीडेंट हुआ, मान लिया उसका ब्लड ग्रुप बी था, अब कोई नहीं है उस बंदे की, हमें जान भी बचानी है, ओ वाला कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है देने वाला, अब आसपास कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी जो बंदा निकला, मान ली कंडीशन हो रही है, वो भी बंदा वही ग्रुप करेगा जिसका जो दूसरा बंदा था। अब क्या होता है, मान ली उसको ब्लड देना पड़ गया, बहुत जरूरी उसकी लाइफ बचाना, तो बी वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, देने को दे सकता है, लेकिन इमरजेंसी केस में, अगर मान लिया इमरजेंसी के उसकी जान बचानी है, तो बी वाले ने ए को ब्लड ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, बी ने ब्लड ग्रुप जब दिया, तो बी ने ए वाले ब्लड ग्रुप ने एंटीबॉडी बनाई, तो एंटीबॉडी किसके रूप में बनाया, बी को बनाया। तो अगर एक बार ऐसा होता है, एक बार अगर एक बंदा ब्लड ग्रुप दूसरे वाला बंदा दूसरे को दे सकता है, एक बार अगर ऐसा होता है तो इंसान बच सकता है, ये होता है, पॉसिबिलिटी होती है बचने की। लेकिन अगर यही केस अगर दोबारा हो जाता है, यही केस अगर दोबारा बढ़ जाता है, तो इसमें चांसेस होते हैं बंदे की डेथ होने के। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कभी रिस्क नहीं ना, क्योंकि रिस्क होता है इसमें, जरूरी पहली बार में भी डेथ हो सकती है, ठीक है। डेथ इन द सेंस की कुछ और बीमारी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है यार, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी की कोई और एंटीजन है, किसी कोई और एंटीजन है, जल्दी क्या होता है फिर ब्लड बैंक का यूज करा जाता है, मतलब बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से। हाँ ये चीज होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना सबकी, इंटरेक्शंस होते हैं और बेसिकली प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन आपको जो पेपर में याद रखना है, आपसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा सिंपल, कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है, मान लिया किसी का बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो व्हाट इट्स एंटीजन, तो आपका आंसर होगा ए उसका एंटीजन होगा, व्हाट इट्स एंटीबॉडी, तो बी होगा उसका एंटीबॉडी। और ओ जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है आपके। सर ब्लड बैंक में अवेलेबल रहते हैं, ओके रहते हैं क्या सारे ब्लड ग्रुप? आप कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि लाइक डेथ इसलिए होगी क्योंकि दूसरे ब्लड ग्रुप का आएगा, इसीलिए ना? हाँ डेथ, देखो पहली बार में रिस्क ले सकते हैं, रिस्क है इसमें, रिस्क होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में बचे भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है, देखो नेचुरलिटी कितनी है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट मैच कर रहे हैं, क्या मतलब दूसरा ब्लड ग्रुप का अगर खून डाल लो तो हो सकती है डेथ? हाँ हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और बच भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तभी डॉक्टर ये कहता है कि एक काम करो, रिस्क मत लो, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही लाके कोशिश करो मिल जाए जल्दी से जल्दी। वैसे ब्लड बैंक से तो सारे ग्रुप मिल जाते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक भी हर जगह नहीं होती, ठीक है, मिल जाते हैं, लेकिन आजकल तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका जो ब्लड ग्रुप है फिलहाल उसको वही मिले, वो ज्यादा बेटर रहता है। रिस्क लेना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर आल्सो एंड इट डिफिकल्ट फॉर। और सर एक इंसान ब्लड बार बार डोनेट कर सकता है, मतलब? हाँ कर सकता है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट अगर आप करोगे तो आपका ब्लड का नया ब्लड बनता है बॉडी में, बेसिकली प्योर ब्लड की। मतलब ऐसा तो नहीं है ना आफ्टर सब एक लिमिट के बाद लाइक ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं? ऐसा है क्या कुछ? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। तो ये कह रही है तो शादी कुंडली नहीं ब्लड ग्रुप के मैच करते हैं। ओह माय गॉड खतरनाक है ये। कह रही है ब्लड ग्रुप मैच करके शादी करा करेंगे। सब फिर प्रॉब्लम ही होगी ना ब्लड ग्रुप की, कि पार्टनर से तो ले ही लेंगे, तो ब्लड ग्रुप मैच करके ही करना चाहिए। घर वालों को बताना मैं नया बोलूंगी सिस्टम ना, मेरी कुंडली रहने दो, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करवा दो बस। अब एक नया सिस्टम आ गया, पहले कुंडली वाला सिस्टम आया, फिर कास्ट वाला सिस्टम आया, अब ये ब्लड ग्रुप वाला नया सिस्टम आया जो जैसिका ने इन्वेंट किया है। सही है सर, अब जान थोड़ी ले सकते हैं इस चक्कर में। वही तो यार, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा कोई ब्लड नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक कंडीशन और भी बनती है, बताऊंगा इसमें कंडीशन ऐसी बनती है कि जब बच्चा कभी पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा ही होता है बेसिकली ब्लड ग्रुप में। बेसिकली क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, जो ब्लड के जो बेसिकली क्या होते हैं, जो बच्चे के आरबीसी होते हैं ना, बच्चे के आरबीसी या बच्चे को जो एंटीबॉडी प्रॉपर नहीं मिलती है, वो बच्चों के आरबीसी मदर की आरबीसी चिपक जाते हैं। और बायोलॉजी की सबसे बड़ी बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, सबसे बड़ी बीमारी बायोलॉजी की होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बायोलॉजी की सबसे बड़ी बीमारी। बच्चा जब मदर की बॉडी के अंदर अपनी डेथ हो जाती है बच्चे की, कभी कभी मदर की डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है बहुत सारे, ब्लड का ही रीजन सबसे बड़ा होता है इसके अंदर, लेकिन इतना डिटेल में मत जाओ, बहुत ज्यादा नहीं होता,
हाँ प्लॉट कर जाते हैं, इसलिए RH फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यस, RH फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो RH फैक्टर का कंसेप्ट आएगा, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वरना, क्योंकि इतना ब्लड हमें नहीं पढ़ना, हमें जितना जरूरी है उतना समझना है। देखो अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन क्या होगा, जल्दी से बताओ, व्हाट इट्स एंटीजन। जिसका जो ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन भी क्या होगा। मैं स्मॉल लेटर्स क्यों लिख रहा हूँ, स्मॉल लेटर्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकूं, वो ब्लड ग्रुप है और ये इसका एंटीजन और एंटीबॉडी, दैट इज व्हाई आई एम रिटन विद द स्मॉल लेटर। ओके, ये मैं सोचना वो स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ, ये डिफरेंशिएट करने के लिए। अरे एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी ए होगी। अच्छा एक बताओ, ए बी का एंटीजन क्या होगा, व्हाट इज द एंटीजन ऑफ ए बी, जल्दी से बताओ ये शिखा, व्हाट इज द एंटीजन ऑफ ए बी। ए एंड बी बोथ, करेक्ट, देखो बिल्कुल सही बता रही है शिखा, ये केस बहुत बार पूछा गया है, ये केस कई बार पूछा गया है। और एंटीबॉडी क्या होगी शिखा, व्हाट इज एंटीबॉडी, आई डोंट नो, होती नहीं है एंटीबॉडी, होती नहीं, नथिंग। अरे तभी तो ए बी किसी से भी ब्लड ले लेता है, एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं बनाने की उसको, तभी ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। बोलते हैं ना कि ए बी वाला ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब वो किसी से भी ब्लड ले सकता तो उसको एंटीबॉडी बनाने की क्या जरूरत है, उसके लिए सारे ब्लड क्या प्योर है, समझ गए। तो हमेशा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको एंटीबॉडी बनाने, एंटीबॉडी का मतलब समझते हो, एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी। अब ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी से भी ले सकता है। तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है तो उसको एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है यार। व्हाई द ए बी पर्सन नीड एन एंटीबॉडी, उसके लिए सारे ब्लड प्योर ही है, तो इसलिए इस केस में कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। ये ध्यान रखना, ये केस पेपर में कई बार पूछा गया है, पेपर में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी क्या बनेगी उसकी बॉडी में, बनेगी, एक बनेगी, दो बनेगी, नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी, नॉट एंटीबॉडी नहीं, लेकिन उसके एंटीजन वही रहेंगे जो ए और बी के कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तभी ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, हाँ किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। तो जब वो किसी के लिए ब्लड ले सकता है, वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, हो सकता है, तो उसको एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। The AB person don't need an immunity level or don't need a antibody. That is why AB is a universal acceptor. अब O है किसी का ब्लड ग्रुप, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कोई एंटीजन नहीं होता। A किसी को भी ब्लड दे सकता है, O किसी को भी ब्लड सकता है, तो O के केस में एंटीजन नहीं बनता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है आपकी, एंटीबॉडी बनती है A and B, बनानी पड़ेगी। ये टेबल याद बना लेना, ये टेबल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, टेबल के बेसिस पे बनते हैं। ये मेरे को बेसिकली आपसे समझाना था कि व्हाट्स द कांसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड व्हाट्स द कांसेप्ट ऑफ एंटीबॉडी। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट्स द function of antigen, what's the function of antibody, and why the AB is a universal acceptor and O is a universal donor. With the help of table we can easily understand why the AB is a universal acceptor and O is a universal donor. ठीक है, ये चीजें हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा बेसिकली एक छोटा सा RH फैक्टर होता है, जो RH फैक्टर होता है कि RH फैक्टर होता क्या है, ठीक है, वो चीजें आपको समझाई जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। जो रेसिस फैक्टर होता है, RH की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज RH, तो RH क्या होता है, रेसिस फैक्टर होता है। रेसिस क्या होता है, एक मंकी नामक स्पीसीज थी, ये रेसिस नाम कहाँ से आया है, जो मंकी होता है, बंदर थे पुराने टाइम पे, तो बंदर के नाम से ये रेसिस नाम आया, रेसिस फैक्टर। रेसिस फैक्टर RH फैक्टर बोलते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव का जब कंसेप्ट आता है तो उसमें RH फैक्टर काम करता है। तो ये सब क्लियर हुआ कि बेसिकली ब्लड ग्रुप होता क्या है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, व्हाई द AB इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती इसलिए वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और व्हाई O इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो O यूनिवर्सल डोनर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एंटीजन नहीं होती, इसलिए ये चीज बेसिकली कंसेप्ट है। तो ये बेसिक सा ब्लड ग्रुप के बारे में था, और ब्लड ग्रुप के बारे में जिसने बताया था वो था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इज अ पर्सन और अ फादर ऑफ ए ब्लड ग्रुप। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है आपके, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज अ फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक सिंपल सी चीज बताई थी आपके, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल RH फैक्टर पढ़ेंगे और हम कल से अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जल्दी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो गई, ह्यूमन के बारे में खत्म हो गया, अब हमें प्लांट्स के बारे में देखना है।
चलो फिर क्लास, सर बायोलॉजी कितना दिन रहेगा सर? बस बायोलॉजी आपकी मैं खत्म कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक, सैटरडे तक आई थिंक प्राइमरी लेवल बस। और फिजिक्स का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट वीक। फिजिक्स एक 1 वीक सर? हाँ 1 वीक के अंदर मैं फिजिक्स बता पाऊंगा, फिजिक्स में इतना नहीं डिटेल में आता आपका, बायोलॉजी का थोड़ा सेक्शन ज्यादा है क्योंकि प्लांट वाला सिस्टम रहता है, प्लांट वाला आपको मैं समझाऊंगा कल। ये सब होता है ना जितना भी आपके क्रिप्टोगैमीट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब पढ़ा होंगे आपने, इकाइनोडर्माटा, पॉरीफेरा। कल जानवर वगैरह भी आपको दिखाऊंगा सारे, जानवर की कैसे होते हैं, जानवरों के बारे में, प्लांट्स के बारे में देखना बेसिकली, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्माटा, ये सब चीजें देखेंगे बेसिकली, और प्लांट्स के बारे में देखेंगे, प्लांट्स के टिश्यूज और ये सब चीजें। तो फिर उसके बाद कंप्लीट कर दूंगा फटाफट मैम आपका, ठीक है। बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चंस लेने में, क्वेश्चंस बहुत जल्दी फ्रेम करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के खूब सारे देने, मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा सा तो देता आपको, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय क्लास।